हेलो एवरीवन। फिजिक्स रिलेटेड अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और करेंगे। हालांकि कुछ हमने पहले भी डिस्कस की थी। पहले हमने आमतौर पर 2 पॉइंट चार्जेस का ही केस डिस्कस किया था कि फोर्सेस किस टाइप से एक्ट होंगे। अब हम यहाँ पर एक नया केस, कुछ और केसेस, जैसे दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो क्या होगा, सिमेट्रिकल केसेस में क्या होता है, ठीक है, और कोई कंटिन्यूअस सिस्टम अगर दे दिया तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक करेंगे उसमें भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हमारा मेन फोकस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे ही रहेगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स हम इसके निकाल सकते हैं। तो पहला केस हम करते हैं। मान लेते हैं ये जो पहला जो हम केस डिस्कस कर रहे थे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कहां से फोर्स पूछा गया है। Let us consider there are 4 charges placed at the sphere, and let this is the center of the sphere. And the question is that find out the electrostatic force at the center of the square. तो ऐसे केसेस में ये देखिए सिमेट्री है नहीं। सिमेट्री का मतलब ये कि सेंटर पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में, अप डाउन जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, सारे डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं इस पॉइंट से चार्जेस और सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस केस में ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है और उस केस में नेट फोर्स जो आएगा इसके ऊपर जीरो आएगा। कैसे? ये जो चार्ज है इस टेस्ट चार्ज पे, जो यहाँ पर हमने कोई चार्ज रख दिया, मान लो इस पे फोर्स निकाला, मान लो कैपिटल Q रख दिया, इस पे अगर फोर्स निकाल रहे हैं तो इसका फोर्स आएगा इस तरफ, इसका आएगा इस तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कैंसिल, इसका फोर्स इस तरफ, इसका फोर्स इस तरफ, मैग्नीट्यूड क्या हो गया कैंसिल, तो नेट फोर्स क्या हुआ जीरो। मैंने कहा सेम चार्जेस, कोई जरूरी नहीं है कि चार्जेस सेम हो सकता है यहाँ पर 2Q दे दे, यहाँ पे 2Q दे दे, लेकिन यहाँ Q और Q है, फिर भी नेट फोर्स क्या आएगा जीरो, क्योंकि अभी भी सिमेट्री है। ये 2Q इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये 2Q करेगा इस तरफ, ये Q करेगा इस तरफ, ये करेगा इस तरफ, फिर भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ -2Q दे देता, यहाँ -2Q दे देता, फिर भी नेट फोर्स जीरो है, फिर भी सिमेट्री बनी हुई है इसके अंदर, ठीक है। अगला केस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दे देता, तब भी क्या है, सिमेट्री है। तो सिमेट्री का मुझे लगता है थोड़ा बहुत आइडिया आपको आया होगा, बाकी जब आप क्वेश्चंस करके देखेंगे थोड़ा सा और आपको पता चलेगा। दूसरा केस है, लेट अस कंसीडर दिस इज ए रिंग and this ring having a uniform charge distribution. यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इस रिंग पे हमने इक्वल चार्ज पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। केवल यहां मैं सेंटर का केस करूंगा, बाकी बाहर का किसी पॉइंट की मैं बात नहीं करूंगा। इस पूरे रिंग पे यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसके सेंटर पे कोई चार्ज अगर आप क्यू रख देते हो तो उस क्यू चार्ज पर भी नेट फोर्स जो होगा वो जीरो आएगा। ओके, क्यों आएगा आप करके देख लीजिए। कोई भी एलिमेंट ले लो, तो यहां से कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, मान लीजिए इसके ऊपर कुछ चार्ज है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, जो आपने मान लिया इतना चार्ज है, तो जस्ट इसके अपोजिट अगर सामने अगर जाओ उस पर भी उतना स्मॉल चार्ज मिलेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा, इतना यहां पर है। ये इस तरफ रिपेल करेगा और ये इस तरफ। डायमेट्रिकली अपोजिट जितने भी एलिमेंट्स आप लोगे, जितने भी लेंगे, उसका डेफिनेटली उसके अपोजिट एंड पे उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज सेम साइन का मिलेगा, तो आपस में कैंसिल करते जाएंगे और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। ठीक। तीसरा केस है, अगर हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली, ये थोड़ा सा अच्छा केस है, क्योंकि कई बार पहली बार में देखने से बच्चे को ये लगता है कि इस पर तो जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ओड चार्जेस आ गए। चार्जेस ओड हो या इवन हो, सिमेट्री हर केस में बन सकती है। लेट अस कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एंड 3 चार्जेस आर प्लेस्ड। इस ABC पर 3 चार्ज प्लेस किए गए हैं, Q and Q. Find out the electrostatic force acting at the center of the सेंट्रोइड कहिए, इन सेंटर कहिए, सर्कम सेंटर कहिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो सभी का केस एक ही बनता है, वो सेंटर पॉइंट आपका यही बनेगा। ठीक है, तो यहां अगर ये इस पॉइंट पे हमें निकालना है तो क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है इसका। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग बना देता हूं यहाँ पर। तो जैसे मैंने ये ले लिया, लेट अस कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट, और बच्चे यहां मान लिया मैंने चार्ज रख दिया क्यू, इस पॉइंट पे क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है और यहाँ क्यू। मैं बार बार कह रहा हूं
जब भी हम वेक्टर फिजिकल अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर में है और उनका नेट रिजल्टेंट निकालना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर आपने अप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वेक्टर लॉ का पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज हमें दिक्कत आएगी। 3 चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, सेंटर पे एक चार्ज किया हुआ। अब देखो बच्चे, ये जो क्यू चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, और ये जो क्यू चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ। आप देखो दोनों के डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस, तो जितना फोर्स ये लगाएगा इसके ऊपर, मान लो स्क्वायर ले लिया, तो उतना ही फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा, दैट इज आल्सो एट। अब एक बड़ी कॉमन प्रॉपर्टी है वेक्टर की, अगर दो फोर्स या दो वेक्टर किसी कॉमन पॉइंट पे जो एंगल है अगर वो 120 डिग्री का बनाते हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स भी वही आएगा जितना वो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये एंगल आप निकाल सकते हो आराम से, और ये एंगल बनता है बच्चों 120 डिग्री, ये एंगल 120 बनेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। कैसे ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर हमारे पास ये 120 का है तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा R इज इक्वल टू F, इन दोनों का रिजल्टेंट। पहली बात तो ये है कि 120 पे अगर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका सेम मैग्नीट्यूड के, तो उनका रिजल्टेंट भी वही आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी आप खुद सोचो, एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ, इनके बीच का एंगल कितना है 120, इनके बीच का एंगल है 120। अगर इनके बीच का एंगल 120 है, दिस इज F, दिस इज आल्सो F, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा बच्चों, दिस इज आल्सो F। लेकिन कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, और ये भी कितना 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट बीचों बीच आता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट चला गया इस तरफ, ऐसे ऐसे, ये जैसे यहां हमने दिखाया है, तो इसको अच्छे से हम दिखाएं, ये ऐसे आएगा। और ये जो चार्ज क्यू है इसका फोर्स इस क्यू पे कितना आएगा, ये भी हमने भी बता दिया, क्योंकि सेम ही आना है, वो आएगा बच्चों नीचे की ओर, जस्ट अपोजिट टू दिस फोर्स, both have the same magnitude but opposite direction, then the net resultant force will be equal to 0। इसका मतलब देखने में ऐसा लगता है कि सिमेट्री नहीं है, लेकिन फिर भी नेट फोर्स क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। इसका मतलब कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, अगर उनके ऊपर स्टैंडर्ड सा केस हम देखें, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर रखा हुआ है तो हमेशा नेट फोर्स जो आएगा वो 0 आएगा। ओके, अब यही प्रॉपर्टी को आप कई बार एक क्वेश्चन को सोल्व करने में भी आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, देयर आर 4 चार्जेस आर प्लेस्ड, अब देखो 5 चार्ज थे, रेगुलर पेंटागन थी, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इस पॉइंट पे 0 होगा, मान लो मैंने कोई पॉइंट क्यों रख दिया, तो कोई चार्ज सॉरी क्यों रख दिया, तो ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसके ऊपर अगर 5 चार्जेस रखे हुए हैं तो फोर्स आ रहा है 0। अगर मैं क्या करूं, यहां पर एक चार्ज हटा देता हूं, मान लीजिए चार्ज हटा दिया, ए बी सी डी पे चार्ज है लेकिन यहां पर कोई चार्ज नहीं है, अब क्या फोर्स होगा, अब इन चारों की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगा। तो कई बार हमें लगता है कि सर ये 4 का फोर्स कैसे निकालें, पहले इन 2 का रिजल्टेंट फिर इन 2 का रिजल्टेंट फिर हम नेट फोर्स निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखो, अगर उस प्रॉपर्टी को हम यूज करें, पहले नेट फोर्स 0 था 5 की वजह से, ठीक है, तो 4 का फोर्स निकालो। क्लियर सी बात यह है कि जितना फोर्स इस अकेले चार्ज का था उतना ही फोर्स इन सब का है, लेकिन क्या है, ऑपोजिट है। क्या है, ऑपोजिट। इनका नेट फोर्स जब भी आप देखोगे बच्चों, तो नेट फोर्स कहीं ना कहीं इस तरफ आएगा, इनका नेट फोर्स। तो इस चार्ज पे अगर यहां अकेला चार्ज रखा होता तो उसका फोर्स किस तरफ आएगा, इस तरफ, विद डायरेक्शन अगर आप निकालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा उसका के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस यहां से यहां की डिस्टेंस जो है वो हमने आर मान ली, तो सारी की सारी इक्वल डिस्टेंस जाएंगी, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, कैपिटल के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर, दिस इज द फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान ले यहां तो सिमेट्री है, लेकिन कई बार क्या होता है तो सिमेट्री नहीं दी होती, और जब सिमेट्री नहीं दी हुई होती उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन को करेंगे। मान लेट देयर इज चार्ज q, here is charge 2q, here is charge q, and also that point is charge q।
फिर कैसे करोगे? और आपने निकालना है फोर्स एट चार्ज 2Q। एक सिस्टम दे दिया आपको, स्फीयर सिस्टम, जिसके चारों कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं, और इस कॉर्नर पे आपने क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, जिसके ऊपर हमने 2Q चार्ज रखा हुआ है। इन तीनों की जैसे इसके ऊपर निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो मुझे जो फोर्स इसके, देखो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो आएगा इस तरफ, इसका जो फोर्स आएगा वो आएगा इस तरफ। दोनों क्या है? राइट एंगल में। Q2Q पेयर का मैग्नीट्यूड सेम, डिस्टेंस सेम, मान ली इसकी साइड हमने A मान ली। तो पहला जो फोर्स आया उतना ही फोर्स क्या आएगा बच्चे? दूसरा आएगा। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2। अगर दो फोर्सेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते तो उनका रिजल्टेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू F1 की वैल्यू आ गई, निकाल दोगे ना इसको, दोनों सेम है ना, तो √2F आ गया, इनका रिजल्टेंट आ गया √2F। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो 45 डिग्री पे जाएगा। किस पे जाएगा? 45 डिग्री पे जाएगा। और अगर ये 45 डिग्री पे जाएगा तो यहां से हम देखें तो ये चार्ज क्यों है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसका फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा वो निकालते हैं। इस क्यू का इस 2Q पे जो फोर्स आएगा वो आएगा लेट F डैश इज इक्वल टू Q इंटू 2Q के डिवाइड बाई, ये साइड क्या आएगी? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज √2A। ये आएगी √2A का स्क्वायर, √2A का स्क्वायर। तो यहां हम लिखेंगे इसको K 2K Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2A स्क्वायर, दिस इज F डैश फोर्स। और ये क्या था बच्चों? ये आ गया था मान लिया F डबल डैश। तो F डबल डैश फोर्स जो आएगा वो आएगा √2 इंटू K Q 2Q डिवाइड बाई A स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है? A स्क्वायर। तो अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, ठीक है ना, ये F1 था, ये F2 था, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया बच्चों? F डैश। और इसका फोर्स क्या आया? इसका फोर्स क्या आया? दिस इज आल्सो, ये आया बच्चों F डबल डैश। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जो बनेगा दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है दोनों को क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं। 2A Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2A स्क्वायर प्लस √2K Q, यहां से हम इसको 2√2 लिख सकते हैं, Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। तो यहां से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हो जाएगा ना। इस तरह से हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। किसी भी चार्ज पे पूछ सकता है, आपसे जरूरी नहीं है इसके ऊपर भी फोर्स पूछेगा तो इसका फोर्स निकालना, इसके ऊपर पूछेगा तो इसका फोर्स निकालना, तो इसका पूछेगा तो इसका फोर्स निकालना। इस प्रकार से हम आराम से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कैसे होते हैं कि जैसे मान लिया हमें पता करना है कि मतलब कोई सिस्टम दे दिया अपने को और ये बताना है कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस टाइम हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे हम पिछली क्लास में 11th में पढ़ चुके हैं, तो उस इक्विलिब्रियम सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं अगर इक्विलिब्रियम में देखा हो, मतलब फोर्सेस लगे हुए हैं और उसका हमने फोर्स या जो है नेट फोर्स या कोई कंडीशन क्या है उनके बीच की डिस्टेंस निकालो या कोई चार्ज निकालो जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमारे पास जब भी मल्टीपल फोर्सेज एक्ट करते हैं बच्चों, या 2 या 3 फोर्सेज का एक केस मिलेगा, मान 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक पार्टिकल के ऊपर, तीनों के तीनों फोर्सेज जो हैं वो इस तरह से लगे हुए हैं कि नेट फोर्स रिजल्टेंट हमें 0 मिल रहा है, यानी पार्टिकल किसमें है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जैसे लेफ्ट, दिस इज द फर्स्ट फोर्स F1, तो दूसरा फोर्स F2 और तीसरा फोर्स F3। जब भी किसी भी पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेज इस तरह से लगे हुए हैं कि नेट फोर्स 0 है, तो उस केस में उनका नेट, जो ट्रायंगल लॉ हम अप्लाई करते थे, उस ट्रायंगल को इस तरह से बनाएंगे कि रेगुलर बने, रेगुलर ऑर्डर में या सेम ऑर्डर में आए, और नेट रिजल्टेंट क्या शो करेगा? वो 0। इसका मीनिंग ये है। इस केस में मान लीजिए कोई ट्रायंगल है PQR, तो इस केस में जो हमारे पास फार्मूला बनेगा PQ
डिवाइड बाई, अगर इक्विलिब्रियम में है तो जो साइड जिस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है डिवाइड बाई F2 एंड PR डिवाइड बाई F3, तो ये रेशियो हमेशा बराबर आता है, ये आपने पता होगा। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है, एक फॉर्मूला तो आप ये लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेज में कैसे कंडीशन करके हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये था, अगर एक पॉइंट पे 3 फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं बच्चों अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F3 है। तो इस केस में अगर हम निकाल लेंगे तो यहां कंडीशन बनेगी, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर इक्विलिब्रियम में है तो F1 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F2, इस फोर्स के अपोजिट जो एंगल है उसका साइन गामा इज इक्वल टू इस फोर्स के अपोजिट जो एंगल है दैट इज F3 डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा। ये इक्वेशन लगा सकते हैं। और तीसरा केस क्या है, अगर किसी भी पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है और मान लिया 3 फोर्सेज उस पे लग रहे हैं, लाइक दिस इज द फोर्स F1, दिस इज द फोर्स F2 एंड दिस इज द फोर्स F3। तो इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, ये भी आप कर सकते हो कि यहां पर आप वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दीजिए। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के क्रॉस आप इनके कंपोनेंट तोड़ के, इसके कंपोनेंट इस तरफ, इसका कंपोनेंट इस तरफ, एक इस तरफ, एक इसका इस तरफ, इस तरफ, तो नेट फोर्स हम उसका 0 दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात थी। अब जैसे क्वेश्चन ले दिया, there are two identical boards having some charge such that both attract each other at a distance of 1 meter, and the force of attraction between them is given 0.027 meter. Now both balls touch with each other and then again separated. इसमें एक बात ध्यान रखी गई है कि इंसुलेटिंग हैंडल के साथ हमने दोनों को टच करवाया, उसके बाद उसको सेपरेट कर दिया, उसी डिस्टेंस पे रख दिया दोबारा से सेम डिस्टेंस 1 मीटर पर। लेकिन अब की बार जो फोर्स आया वो आया 0.009 मीटर and the force is repulsive. Point to be noted, force is repulsive, wherein the force is attractive. Then what will be the value of charge Q1 and Q2? Let अब देखो, अगर यहाँ force attractive है तो हमें एक hint मिला, अगर force attractive है it means both body having the opposite charge. इस पे अगर प्लस है तो इस पे क्या है माइनस है। अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज को हम टच कर देते हैं, टच करने के बाद वापिस अलग करेंगे, अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो दोनों सेम इक्वल चार्ज शेयर करेंगे, और वो इक्वल चार्ज क्या होगा, नेट सम दोनों चार्जेस का है डिवाइड बाई 2। रिमेंबर दैट, ये तभी लगा सकते हो जब बॉडी आइडेंटिकल है, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि दो बॉडी टच करने पर इक्वल चार्ज ही शेयर करेंगी। टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा, जितना पहले था उतना बाद में रहेगा, लेकिन अलग अलग हो सकता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन यहाँ आइडेंटिकल केस, सिंपल केस देखा है हमने। तो अब नया चार्ज क्या होगा, ये प्लस ये डिवाइड बाई 2। तो अब इस पे चार्ज आ गया बच्चे Q1 माइनस Q2 बाई 2, और यहाँ पर जो चार्ज आ गया वो भी कितना है, वो भी Q1 माइनस Q2 बाई 2। ठीक, अब यहाँ फोर्स अट्रैक्टिव, यहाँ रिपल्सिव, वो हमने मेंशन कर लिया। लेकिन अब क्या होगा, या तो दोनों चार्जेस प्लस के हैं या दोनों चार्जेस माइनस के हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है यहाँ पर रिपल्सिव, और यहाँ क्या था अट्रैक्टिव था। तो यहाँ फोर्स का फॉर्मूला भी, यहाँ फोर्स का फॉर्मूला आ गया बच्चों 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख रहे हैं डिवाइड बाई r² 1 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू है 0.027 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2। तो यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू क्या आएगी, Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर दीजिए। वो आएगी 3 × 10⁻⁻12।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ देखिए, यहाँ जो फोर्स आएगा दैट फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 व्हाट इज Q1। अब यहाँ पर जो नया चार्ज Q1 डैश वो कितना हो गया, K की वैल्यू 9 10 to power 9 Q1 minus Q2 by 2 into Q1 minus Q2 by 2 in square divided by 1। अब इसको सोल्व करके देखें अगर हम, तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा Q1 minus Q2, क्योंकि आपकी वैल्यू को पुट कर देंगे 0.009। 9 से 9 कैंसिल आउट होगा, 10 to power minus 3 इधर आके 10 to power 12 और 4 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4 into 10 to power 12, उसका रूट करोगे तो आएगा 2 into 10 raised to power minus 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आसान हो गया है, दो इक्वेशंस आ गई, सोल्व करके और उनका Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से मान लिया हमने Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, ये Q2 की वैल्यू आ गई, ठीक। इसको पुट कर दो यहाँ, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई, Q2 की वैल्यू है 3 into 10 to power minus 12 divided by Q1 is equal to 2 into 10 raised to power minus 6, ठीक है। अब यह आ गया बच्चे Q1 स्क्वायर minus 3 into 10 raised to power minus 12 is equal to 2 into 10 raised to power minus 6 into Q1। So it can be written as Q1 square minus 2 into 10 raised to power minus 6 Q1 minus 3 into 10 raised to power minus 12 is equal to 0। ओके, आप ध्यान से देखिए, रूट बन जाएंगे आराम से। अब सिंपल मैथमेटिक्स रह गया बच्चे, कोई ज़्यादा वो बात नहीं रही है। दो यहाँ पर इसके फैक्टर बनेंगे, तो दो फैक्टर हम लिख सकते हैं, क्या ये बताइए, Q1 स्क्वायर minus 3 into 10 raised to power minus 6 Q1 minus 3 फैक्टर बनाने के लिए प्लस Q1 10 raised to power minus 6 और minus 3 into 10 raised to power minus 12 is equal to 0। तो यहाँ से Q1 कॉमन हो गए, तो एक चार्ज आएगा बच्चों 3 into 10 to power minus 6 और सेकंड चार्ज आ जाएगा minus 10 to power 6। कैलकुलेट करके देखना, या Q1 आएगा minus 10 to power 6 और Q2 आएगा 3 to 10 to power 6, ऐसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, अगर एक स्ट्रिंग के साथ दो बॉल आइडेंटिकल बॉल हैं सेम चार्ज की, वो सस्पेंड करते हैं हम फ्री स्पेस में और फिर उनको मीडियम में रखते हैं, तो क्या कैसा केस बनता है, उस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो स्ट्रिंग सस्पेंड किए हुए हैं, इस तरह से सस्पेंड किए हुए हैं कि उनके बीच का सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो थीटा है, उनके बीच का सेमी वर्टिकल एंगल मान लेते हैं थीटा है। मास दोनों का m दिया हुआ है, लेंथ सेम है दोनों की, चार्ज भी दोनों पे सेम है, ये मान लेते हैं बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है, अब इस सिस्टम को ऐसे कैसे एक लिक्विड में हम रखते हैं, ठीक है। इस बॉल जो बॉल है हमारे लिए दे रखी बॉल, इस बॉल की डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ बॉल इज रो। इस सिस्टम को एक लिक्विड में इमर्स कर देते हैं, तो लिक्विड में इमर्स करने पर जिस लिक्विड का डायरेक्टिव कांस्टेंट K दे रखा है, तो ये कहता है कि लिक्विड में इमर्स करने पर भी
इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो सेम रहता है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। उस डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, पता है ना, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O था। इसका वेट नीचे की तरफ होगा, वेट नीचे की तरफ, यहां भी वेट किस तरफ है, नीचे की तरफ, यहां वेट नीचे की तरफ। तो हमें के निकालना है। तो बेसिक सा प्रिंसिपल क्या है कि जब भी आप किसी बॉल को जब किसी लिक्विड में लेके जाएंगे, दो बॉल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो दो वहां पर मेन इफेक्ट आएंगे। एक तो वेट चेंज हो जाएगा बॉल का अपथ्रस्ट की वजह से, पढ़ा है ना अपथ्रस्ट, जब वो फ्लूइड हो जाती है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि के टाइम्स अफेक्ट करेगा उसको, नेट फोर्स जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तीसरा पॉइंट पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगी, तो दोनों फोर्स चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से चेंज होंगे कि एंगल नहीं चेंज हो, तो के निकालना है मुझे। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले वही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी ऐसा हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन पर्पस होगा कि सारे के सारे फोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पॉइंट पे कितने फोर्सेज लगे हुए हैं। फ्री बॉडी डायग्राम हम देखें इसका। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा इस तरफ, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज द वेट ऑफ द बॉल, दिस इज आल्सो द वेट ऑफ द बॉल। then here the tension is T, here is the tension T, and this is the electrostatic force. Okay, now when this system placed in an equilibrium, जब इस सिस्टम इक्विलिब्रियम प्लेस कर दिया गया तब क्या हुआ, तब फोर्स देखिए, यहां पर जो फोर्स आया, यहां जो वेट आएगा बच्चे W डैश, इसका वेट भी W डैश होगा क्योंकि वेट इफेक्ट होगा। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां आएगा बच्चे एफ ई डैश, यहां भी जो फोर्स आएगा दैट इज एफ ई डैश। टेंशन टी डैश, टेंशन टी डैश। अगर आपका दो ही फोर्सेज से काम बन रहा है तो तीसरे फोर्सेज को आप इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए जिनको आप फाइंड आउट करने हैं, जिन दो फोर्सेज को रिलेट करके आप निकाल सकते हो, वो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे देखो। अब हमारे पास तीन फोर्सेज हैं, दिस दिस एंड दिस। हमारे लिए मेन रोल प्ले करेंगे ये और ये, क्योंकि टेंशन तो हमने टी माना भी चलो चेंज होगा, लेकिन डायरेक्टली कांस्टेंट का रिलेशन कहां आ रहा है, वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। और वेट अफेक्ट हो रहा है तो किसकी वजह से, अपथ्रस्ट की वजह से। तो वेट का और इसका खेल है सारा, ठीक है ना, इसी को हमने सोल्व करना है। तो कैसे करें देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बनेगा, अगर हम यहाँ लाइनिस थ्योरम लगाएं तो क्या कैसे लगाएंगे बताओ, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों के बीच का। अगर देखो ये अगर मैं ऐसे दिखाऊं इसको, तो फोर्स डिवाइड बाई इन दो फोर्सेज के बीच का एंगल, वेट डिवाइड बाई इन दो फोर्सेज के बीच, यही बनेगा ना। सेम सिचुएशन यहां होगी, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को डिवाइड कर देंगे, वहां से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए यहां पर, यहां आएगा बच्चों एफ ई। अगर मान लू मैं एफ ई का मतलब इसके नीचे कौन सा साइन आएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। कितना आएगा बताओ, बताइए कितना आएगा। इसको क्या मान लें, इसको अल्फा मान लेते हैं, तो ये बन गया बच्चों 90 प्लस अल्फा। ये 90 है ना, ये साइन 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, ये वेट निकालो देखो, वेट डिवाइड बाई साइन, वेट ये फोर्स है ना, तो बाकी दो फोर्स ये हो गए, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 माइनस अल्फा। ये पूरा 180 का, 180 माइनस अल्फा। तो अगर ये एंगल चेंज नहीं होगा तो बेटे ये भी नहीं होगा, तो ये अल्फा होगा। इस केस में अगर लगाएंगे एफ ई डैश डिवाइड बाई 90 प्लस अल्फा, ये एंगल 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश डिवाइड बाई साइन 180 माइनस, ठीक है।
बन गई दो इक्वेशन। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए। एफ ई फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइड बाई दिस, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया एफ ई डिवाइड बाई एफ ई डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डैश। इनका रेशियो आ गया बच्चों के, तो एक सीधा सा रिलेशन बन गया। जब क्वेश्चन आता तो डायरेक्ट आपके लिए रिलेशन आ गया। और रिलेशन क्या आया, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू के। व्हाट इज डब्ल्यू, दैट इज द वेट एम जी। नीचे क्या कर देंगे, एम जी डैश इज इक्वल टू के। और पिछली क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं कि इफेक्टिव जो जी है वो फ्लूइड में जाके जिसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें, इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, बॉडी की डेंसिटी क्या है, बोल की रो, फ्लूइड की डेंसिटी दे रखी है मान लिया सिग्मा। क्या दे रखी है, सिग्मा। तो इफेक्टिव जी कैसे निकालेंगे, एपरेंट वेट कैसे निकालेंगे, उसका तरीका क्या है, एक्चुअल वेट वी रो जी माइनस, अगर एपरेंट वेट निकाल रहे हैं, माइनस व्हाट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल। उस बॉल ने कितना वेट डिस्प्लेस किया है, कितना आएगा बताओ, वी लिक्विड वॉल्यूम किसका, बॉल का, वॉल्यूम किसका, बॉल का, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, इनटू जी। ये वो वेट है जो बॉल ने डिस्प्लेस किया है, ये एक्चुअल वेट, दैट इज एपरेंट। तो यहां से हम अगर वी रो और जी को लेंगे बच्चों, तो अंदर आएगा 1 माइनस सिग्मा बाई रो। ये बन गया एम जी सिग्मा बाई रो, दिस इज एम जी डैश, एम से कैंसिल आउट। इसको आप वैसे भी याद कर सकते हो, इसे देखो जी डैश की वैल्यू आएगी 1 माइनस सिग्मा बाई रो, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, एम से कैंसिल आउट, जी की वैल्यू आ जाएगी, जी है और जी डैश की वैल्यू आ जाएगी तो जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो इज इक्वल टू के। ये कर दिया इसके साथ। So value of dielectric constant K will be equal to 1 by 1 minus sigma by rho. This is the dielectric constant. ठीक है, तो इस टाइप से 2-3 प्रॉब्लम्स हम करके लिए आपको देंगे, तो वो आपने साथ साथ में करना, ठीक है। ओके, थैंक यू। होमवर्क आपको देते हैं, आप खुद ट्राई करके देखना बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, मान लेते हैं ये ओरिजिन है O, इस ओरिजिन पर 1 कूलम चार्ज प्लेस किया हुआ है। When 1 coulomb charge is placed at the origin and there are so many charges are placed on x-axis in such a way that first charge is at a distance of 10 centimeter, second charge at a distance of 20 centimeter, third charge is at a distance of 30 centimeter, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन टू 100। इस प्रकार से हर 10 सेंटीमीटर पे चार्ज रखें। कितने वैल्यू पे, 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। यहां रखा हुआ है चार्ज 27 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। यहां चार्ज रखा हुआ है 64 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 एंड सो ऑन टू कितने डिस्टेंस तक, 100 सेंटीमीटर तक। हर 10 डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे चार्ज इस प्रोपोर्शन में रखे हुए हैं, मतलब इस ऑर्डर में रखे हुए हैं। एक सिमेट्री बन गई है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो टोटल फोर्स बताना आपने O पे, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट O, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, इफ देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, the force acting force on Q1 by Q2 is 4 I cap minus 3 j cap. What will be force on Q2 by Q2? एक ये आपने क्वेश्चन करके देखना है, ठीक है। तो बच्चे इस प्रकार से हमारा एक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू।